वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को किस किस तरह से हम इंटरवल्स में लिख सकते हैं, ये हमें आज सीखना है। तो आज बेसिकली हम इंटरवल्स के बारे में जो सीखने जा रहे हैं वो 4 तरह के इंटरवल्स हैं, जिसमें से कि पहला टाइप है क्लोज्ड इंटरवल्स। क्लोज्ड इंटरवल। सेकेंड टाइप है इसका ओपन इंटरवल। क्या है, बारी बारी करके हम डिस्कस करेंगे अभी। थर्ड टाइप का है आपका इंटरवल राइट हाफ ओपन इंटरवल। राइट हाफ ओपन इंटरवल। और लास्ट है फोर्थ टाइप, थोड़ा सा मैं ऊपर करती हूँ। फोर्थ टाइप है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। अब ये क्या है अभी देखते हैं। लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। ओके सबसे पहले देखते हैं क्लोज्ड इंटरवल। अच्छा, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके डिनोट करते हैं। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं इसको दिखाने के लिए। अब अगर मेरे पास 2 रियल नंबर्स हैं, सपोज स्मॉल a और स्मॉल b, तो किस तरह से हम इसको इंटरवल में लिखेंगे? अगर लिखा है a और b और इसके बाहर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्लोज्ड इंटरवल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि a और b के बीच में जितने रियल नंबर्स हैं वो सब आएंगे, और साथ ही साथ a भी इंक्लूड होगा और b भी इंक्लूड होगा। इन दोनों नंबर्स को भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा अगर कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं तो सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि अगर x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को और x ग्रेटर देन और इक्वल टू a है और लेस देन इक्वल टू b है, तो इसका मतलब a और b स्क्वायर ब्रैकेट्स में है। इसी तरह अगर मैं ओपन इंटरवल की बात करूं तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करके हम करते हैं। ऐसे लिखा है अगर राउंड ब्रैकेट में a, b, इसका सीधा सा मतलब ये है कि a और b के बीच के सारे तो नंबर्स आएंगे, लेकिन a और b को हम एक्सक्लूड कर देंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब है कि अगर कोई x है जो कि रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो x इज़ ग्रेटर देन तो a और लेस देन b बट नॉट इक्वल टू a एंड b, इन दोनों के बराबर नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें राइट हाफ ओपन इंटरवल। राइट हाफ ओपन इंटरवल का क्या मतलब है कि राइट साइड से ओपन है, राइट साइड पे ओपन ब्रैकेट्स हैं, मतलब ऐसे कर्व ब्रैकेट हैं। तो a और b को अगर मैंने ऐसे राइट हाफ ओपन इंटरवल में डाला है, इसका मतलब क्या है कि a और b के बीच के सारे रियल नंबर्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं। a को भी इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि a के साथ स्क्वायर ब्रैकेट है, लेकिन b को हम इंक्लूड नहीं करेंगे बल्कि b को एक्सक्लूड कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, उसको कंक्लूड मतलब हम अंदर नहीं लेंगे। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब अगर x कोई है नंबर जो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और x कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू a तो होगा और लेस देन b होगा। लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि b को हमने इंक्लूड नहीं किया है इंटरवल की वजह से। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल की, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर ओपन इंटरवल का आपको साइन दिखेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कैसे हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इस तरह से। कई बार कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, ओपन ऐसे बनाने की बजाय ऐसे बना दिया जाता है बाहर की तरफ कि खुला है, रास्ता खुला है। इसी तरह लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल है तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं, और कई बुक्स में इसको ऐसे भी दिखा दिया जाता है।
ठीक है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में यही है। ओके, इसी तरह अगर यहाँ लिखा है a कॉमा बी लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल में, तो इसको कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू R वेयर x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन इक्वल टू b। अब इक्वल टू में आ जाएगा b, कौन कहाँ आ जाएगा? इक्वल टू के साथ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि b के साथ में क्लोज्ड इंटरवल है। क्लियर? इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखती हूँ। इसका एग्जाम्पल देती हूँ क्लोज्ड इंटरवल का। अगर लिखा है सपोज क्लोज्ड इंटरवल में लिखा है 1,5, ठीक है, ऐसे क्लोज्ड इंटरवल में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 और 5 के बीच के सारे नंबर्स 2, 3, 4, ये मैं मतलब जस्ट नेचुरल नंबर्स ले रही हूँ, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, डेसिमल वाले भी आ जाएंगे और भी बहुत सारे नंबर्स आएंगे। लेकिन अगर मैं खाली नेचुरल नंबर को भी लेके काम करूँ तो भी बताऊँ अगर मैं, तो 1 और 5 के बीच के सारे नंबर्स आ गए 2, 3, 4, साथ ही साथ 1 और 5 को भी लेना है मुझे, यानी 5 और 1, ये सारे नंबर्स इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब इस इंटरवल को अगर हम जानना चाहें कि इस इंटरवल का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि 1 और 5 के बीच के सारे नंबर्स इंक्लूडिंग 1 एंड 5, 1 और 5 को इंक्लूड करना है। क्लियर? इसी तरह से अगर मैं बात करूं ओपन इंटरवल की, एग्जांपल दूं अगर सेम यही इन्हीं नंबर्स के साथ कि 1 और 5 ओपन इंटरवल में है, तो इसका क्या मतलब है कि 1 और 5 के बीच के नंबर्स यानी 2, 3 और 4। अब यहाँ पे 1 और 5 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ओपन ब्रैकेट्स हैं, यानी ये कर्व ब्रैकेट्स हैं, तो 1 और 5 एक्सक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? इसी तरह से अगर मैं इस राइट हाफ ओपन इंटरवल का एग्जांपल दूं, तो अगर मैं सेम यही नंबर्स ले लूं, ये ऐसे इस तरह से, तो क्या मतलब है इसका? 1 और 5 के बीच के सारे नंबर्स, ठीक है, 2, 3 और 4, साथ ही साथ 1 को भी इंक्लूड करना है बिकॉज यहाँ पे 1 के साथ में स्क्वायर ब्रैकेट है, दैट इज क्लोज्ड ब्रैकेट है, तो 1 भी इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन 5 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि 5 के साथ में ओपन ब्रैकेट है, तो 5 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो 1, 2, 3, 4 ही आएगा इसके अंदर। इसी तरह अगर मैं एग्जाम्पल दूँ लेफ्ट हाफ ओपन ब्रैकेट की, तो सेम इसी नंबर के साथ अगर देती हूँ 1 और 5 विद स्क्वायर ब्रैकेट, तो क्या मतलब है इसका कि 1 और 5 के बीच के सारे नंबर्स, दैट इज 2, 3, 4, 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 1 के साथ राउंड ब्रैकेट यानी जो कर्व ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है, तो 1 को तो इंक्लूड नहीं करेंगे, हम एक्सक्लूड कर देंगे। लेकिन 5 को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 5 के साथ में स्क्वायर ब्रैकेट दैट इज क्लोज्ड इंटरवल वाला ब्रैकेट है, तो 5 इंक्लूड हो जाएगा इसमें। क्लियर? ये बात समझ में आ गई होगी, आई जस्ट होप। ओके, चलते हैं अपने आगे टॉपिक की तरफ। अब पढ़ेंगे हम लोग वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स क्या है? ये डायग्राम्स, ये इस तरह के डायग्राम्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है कोई भी दो सेट्स के बीच में अगर हमें रिलेशनशिप बताना है कि उन दोनों सेट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या उसको बताने के लिए इन डायग्राम्स का यूज़ किया जाता है। एक इंग्लिश लॉजिशियन थे जॉन वेन, उनके नाम पे ही ये नाम दिया गया है इन डायग्राम्स को, वेन डायग्राम्स। इसमें बेसिकली क्या होता है, लेकिन पहले इसके लिए हम लोग लिख लें ताकि भूल ना जाएं आप लोग कि क्या हैं ये डायग्राम्स। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट में लिखती हूँ। रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स कैन बी represented by means of diagrams known as
वेन डायग्राम्स। ठीक है, ऐसे डायग्राम्स को वेन डायग्राम्स कहा जाता है, जिनका यूज़ हम किस लिए करते हैं, ताकि हम सेट्स के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर सकें, बता सकें कि उन दोनों सेट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप हैं। ठीक है, इस तरह के डायग्राम्स में बेसिकली क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। These diagrams consist of rectangle and closed curves, especially closed curves ज़्यादातर जो हैं वो सर्कल्स का यूज़ किया जाता है, यूजुअली सर्कल्स। ठीक है, इन डायग्राम्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, रेक्टेंगल देखने को मिलेगा, ऐसे करके रेक्टेंगल दिखेगा, और क्या दिखेगा, और सर्कल्स दिखेंगे। कई बार सर्कल्स ऐसे जुड़े हुए भी दिखेंगे, कई बार क्या होगा कि सर्कल्स अलग अलग वे में भी दिखेंगे, जैसे कि ऐसे है, कई बार ऐसे करके सर्कल एक यहाँ और एक यहाँ, इस टाइप से भी दिखेगा, मतलब अलग अलग तरह से दिखेंगे। इस तरह के डायग्राम्स में रेक्टेंगल्स और क्लोज्ड कर्व यूजुअली सर्कल्स का यूज़ किया जाता है। अब ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है और या ये क्लोज्ड कर्व्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। रेक्टेंगल्स जो हैं वो ज़्यादातर नहीं है, हमेशा ही रेक्टेंगल्स का यूज़ किया जाता है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, यूनिवर्सल सेट के रिप्रेजेंटेशन के लिए। रेक्टेंगल का कब यूज़ किया जाता है, यूनिवर्सल सेट के रिप्रेजेंटेशन के लिए। इसी तरह से और सर्कल्स का यूज़ कब किया जाता है, सबसेट्स। अगर हमें किसी भी सबसेट को रिप्रेजेंट करना है तो हम सर्कल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि रेक्टेंगल्स का यूज़ कब करते हैं और सर्कल्स का यूज़ कब करते हैं। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे दो डायग्राम्स बनाए हैं तो ये डेफिनेटली ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा होगा यूनिवर्सल सेट को, और ये जो दो सर्कल्स दिख रहे हैं ये दोनों सबसेट्स होंगे। और हमें पता भी है कि सबसेट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होता है। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जो सबको अपने अंदर ले लेता है, सबको इंक्लूड कर लेता है अपने अंदर, है ना। चलिए आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ओके, एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम, जैसे सपोज लिखा है, मैं यहीं पे ले रही हूँ एग्जाम्पल। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इफ़ यूनिवर्सल सेट है आपका 1 2 3 4 5 6, सपोज ये 6 हैं, 6 एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर, और ए एक सेट है आपके पास जिसमें है एलिमेंट्स 2 3 और 5। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो अगर आपको कहा जाए कि ड्रॉ वेन डायग्राम, ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम किस तरह से वेन डायग्राम बना सकते हैं। अब अगर मुझे वेन डायग्राम बनाना है तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे यूनिवर्सल सेट के लिए। ये है मेरा यूनिवर्सल सेट, अंदर लिख देंगे U। अब इसमें कितने, ये 6 एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर है एक सबसेट A, तो एक सर्कल बनाएंगे हमारे A सबसेट को दिखाने के लिए, यहाँ पे लिख देंगे A। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर है 2 3 और 5, ये तीनों एलिमेंट्स को हमने लिख दिया इसके अंदर। ठीक, इसके अलावा जितने एलिमेंट्स बचे वो बाहर होंगे, क्यों, क्योंकि वो A के एलिमेंट्स नहीं हैं, वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। 2 3 5 तो हो गया, तो बचा 1 4 और 6। ये 1 4 6 इस यूनिवर्सल सेट के अंदर है, और इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर ये 2 3 5 भी है। यानी इन डायरेक्टली हम बात अगर करें तो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो सारे ही एलिमेंट्स हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। लेकिन हमें स्पेशली ए को हाईलाइट करना था क्योंकि ए जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का।
ये ए जो है वो हमारा सबसेट है, 2 3 5 इसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं, ये 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए हमने इसको 3 एलिमेंट्स को इस सर्कल के अंदर दिखाया है। और यूनिवर्सल सेट में इनडायरेक्टली ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए। तो ये हो गया एक वेन डायग्राम जो कि इन दोनों सेट्स के लिए हमने ड्रॉ किया है। इसी तरह हम बहुत सारे वेन डायग्राम्स बना सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में, मतलब जब चैप्टर में हम धीरे धीरे टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको वेन डायग्राम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और इनफैक्ट वेन डायग्राम से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आसानी से आप चीज़ों को इमेजिन कर पाएंगे और सॉल्व भी कर पाएंगे। तो अब देखते हैं आगे हमारा टॉपिक क्या है। नेक्स्ट ये जो टॉपिक है हमारा, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इसको। अब ठीक है। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स के ऊपर जो हम ऑपरेशंस लगाने वाले हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। अब ये कैसे ऑपरेशंस हैं? कौन सा जो हॉस्पिटल में होता है ऑपरेशन, वो वाला? बिल्कुल भी नहीं। मैथ्स में जो हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ते आए हैं बचपन से कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ यहाँ पर, आई मीन रफ कॉलम बनाकर लिखती हूँ। मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों ऑपरेशंस हमने पढ़े हैं। और ये ऑपरेशंस हम कब अप्लाई करते हैं? किसी सिंगल नंबर पे अप्लाई करते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। पेयर ऑफ नंबर्स पे हमेशा हम अप्लाई करते हैं। 2 नंबर्स हैं, जैसे सपोज हमारे पास एक है 2 और एक है 3। इन दोनों नंबर्स पे मुझे कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करना है तो मैं ईजिली अप्लाई कर सकती हूँ। जैसे अगर 2 प्लस ऑपरेशन अप्लाई करना है और 3, तो 2 + 3 यानी 2 नंबर्स थे और दोनों नंबर पे मैंने एक ऑपरेशन अप्लाई किया। और ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद में क्या हुआ, एक और नंबर मुझे मिला 5। तो एक नया नंबर हासिल करने के लिए 2 नंबर्स पे एक ऑपरेशन अप्लाई किया गया जिससे कि वो मुझे नया नंबर मिला। अब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्लस ही अप्लाई किया जा सकता है, माइनस भी कर सकते हैं हम, एक नंबर मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं एंड सिमिलरली डिवीजन भी कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह से सेट्स पे जब ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है तो कुछ हमें नया सेट मिलता है, यानी पेयर ऑफ सेट पे हम कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। कौन सा ऑपरेशन? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन? नहीं, यहाँ पे ऑपरेशंस कुछ अलग होंगे। जिस तरह से सेट्स हैं, नंबर्स के बजाय हम सेट्स को ले रहे हैं, इसी तरह इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बजाय हम कुछ नए ऑपरेशंस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे पेयर ऑफ सेट के बारे में हमेशा हम बात करेंगे। 2 सेट्स होंगे या 2 से ज़्यादा सेट्स होंगे, तो 2 सेट्स पर पेयर ऑफ सेट पे जब भी कोई ऑपरेशन अप्लाई किया जाएगा तो एक नया सेट हमें मिलेगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि दीज ऑपरेशंस, या लिखते हैं देयर आर सम ऑपरेशंस, या आप साथ के साथ लिखते जाइए ताकि आपको भी याद रहे कि क्या पढ़ा है आपने इस टॉपिक में। देयर आर सम ऑपरेशंस विच when performed on 2 sets give rise to another set। ठीक है, another set। ओके, अब ये कौन कौन से ऑपरेशंस हैं ये भी पता होना चाहिए। एक ऑपरेशन है जिसका नाम है यूनियन, दूसरा ऑपरेशन जिसका नाम है इंटरसेक्शन। देन डिफरेंस, ये आपके ऑपरेशंस के नाम हैं, डिफरेंस। एंड देन कॉम्प्लीमेंट। अब जिसमें से कि 2 ऑपरेशंस तो आपके हट गए, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। इस बार की सिचुएशन 2020 में
जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट तो है ही नहीं, ये दोनों पार्ट नहीं पढ़ना है आपको सिर्फ पढ़ना है यूनियन और इंटरसेक्शन। तो आपके लिए बड़ी आसानी हो गई है। तो देख लेते हैं इन दोनों को कि यूनियन क्या है और इंटरसेक्शन क्या है। तो पहले पढ़ते हैं सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन का जो नोटेशन है, या हम ये बोल सकते हैं कि इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, उसके लिए ऐसे यू की तरह से यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल में याद होगा आपको कि हमने ऐसे बनाया था, दिख रहा है यहाँ पे साइड में आपको, इस तरह से बनाया था हमने, है ना। इसमें खाली यू बनाना है। तो यूनियन क्या है, इसका मतलब जब भी हम दो सेट्स पे ये यूनियन का ऑपरेशन लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि अगर जैसे सपोज मैंने दो सेट्स ले लिए, सेट ए और सेट बी, और उस पे यूनियन का ऑपरेशन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो ए सेट के एलिमेंट्स को भी इंक्लूड करेगा और बी सेट के एलिमेंट्स को भी इंक्लूड करेगा, दोनों सेट के एलिमेंट्स को इंक्लूड कर देगा। यानी इस हम इन शॉर्ट समझ सकते हैं कि यहाँ पर समेशन का यूज़ हो रहा है कि ऐड कर रहे हैं हम। बस ख्याल ये रखना है कि दोनों सेट्स में अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन वाला पार्ट सिर्फ एक बार ही लिखा जाएगा, बार बार नहीं। इसको लिख लेते हैं, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट which consists of all the elements of set A and all the elements of set B। यानी सेट A और सेट B दोनों के एलिमेंट्स को वो इंक्लूड कर लेगा। ठीक है, इसको हम लिखते कैसे हैं? अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने अभी बताई आपको कि अगर कॉमन वाली चीज़ है तो वो सिर्फ एक बार लिखी जाएगी। क्या है वो? द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली, क्या भाई एक लेटर छोड़ दे रही हूँ मैं बार बार, ओनली वंस, टेकन ओनली वंस। यहाँ पे एन बड़ा ही छोटा सा बना है, जगह कम पड़ गई बेचारे के लिए। ओनली वंस, ठीक है। द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। कॉमन एलिमेंट्स अगर है तो उसको सिर्फ एक बार लिया जाएगा, बार बार नहीं लिया जाएगा। अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेंगे हम कि क्या मतलब है इस बात का। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिम्बॉलिकली हम कैसे लिखते हैं ए यूनियन बी। तो सिम्बॉलिकली यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, सिम्बॉलिकली वी राइट ए यूनियन बी, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे भी ऐसे ही, यहाँ पे लिख देती हूँ ए यूनियन बी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल है, अगर लिखा है सेट ए जिसमें सपोज एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8, ठीक है, और एक सेट है हमारे पास बी जिसमें एलिमेंट्स है 6, 8, 10 और 12। सपोज ये दो सेट्स हैं हमारे पास और आपको कहा गया है कि फाइंड ए यूनियन बी। बड़े ही आसान बात है भाई, ए यूनियन बी एक सेट मिलेगा जिसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? दोनों के एलिमेंट्स होंगे, सारे एलिमेंट्स ए के और सारे एलिमेंट्स बी के। ख्याल बस इतना ही रखना है कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ एक बार लिए जाएं। तो 2, 4, 6, 8 तो आएगा ही आएगा, 2, 4, 6, 8। अब 6, 8 देखिए बी में भी दोबारा से आ रहा है, तो दोबारा से नहीं लिखेंगे 6 और 8, एक ही बार लिखेंगे। वो तो हमने सेट्स में भी पढ़ा है स्टार्टिंग में, फर्स्ट लेक्चर में, कि सेट्स में एलिमेंट्स जो हैं वो अगर कॉमन एलिमेंट्स हैं तो बार बार रिपीट नहीं होते हैं। तो वहाँ वही चीज़ यहाँ पर भी आ रही है ना।
कुछ नया नहीं है, 10 और 12, यानी कि इसमें हो गए 6 एलिमेंट्स। तो A यूनियन B ये बन गया। ये एक सेट है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब इसको वेन डायग्राम से भी देख लेते हैं कि वेन डायग्राम से ये कैसा दिखेगा। बाय वेन डायग्राम, देखिए ये एक रेक्टेंगल बनाया है मैंने, जो कि किसको डिनोट कर रहा है, एक यूनिवर्सल सेट को। और यहाँ पे ये सेट A है और ये वाला पार्ट सेट B है। इसको कलर इसलिए किया है मैंने ताकि आपको दिखे। ये ग्रीन कलर सेट A के सारे एलिमेंट्स को ले रहा है और ये B वाला जो पार्ट है उसमें ये वाला पिंक वाला जो कलर आपको दिख रहा है वो B के एलिमेंट्स दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे B में कुछ ग्रीन वाला पार्ट भी आ रहा है, कॉमन पार्ट आ रहा है। तो दोबारा से हम इसको पिंक नहीं करेंगे क्योंकि पिंक वाला तो ऑलरेडी, जो ये वाला पार्ट था वो ऑलरेडी ग्रीन में भी था, इसलिए सिर्फ एक बार ग्रीन में आ गया तो अब दोबारा से पिंक में नहीं आएगा। इन टोटल ये सारा जो कलर्ड पार्ट है आपको दिख रहा है ये A यूनियन B होगा, A यूनियन B के फॉर्म में होगा। यानी A यूनियन B का मतलब A के सारे एलिमेंट्स और B के सारे एलिमेंट्स, यानी इन टोटल ये सारा का सारा पार्ट A यूनियन B का ही है। तो ये हुआ हमारा यूनियन का टॉपिक कि किस तरह से हम यूनियन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं इंटरसेक्शन वाला पार्ट। हाँ, लेकिन इंटरसेक्शन पढ़ने से पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ना ज़रूरी है कि यूनियन जो भी हमने पढ़ा कि यूनियन ऑपरेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इंटरसेक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। ठीक है, फर्स्ट बड़ी आसान सी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको याद भी होगा कि आपने इससे पहले नंबर्स के साथ में कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है ना। ये कैमरा शायद टेढ़ा है, हाँ अब ठीक है। हाँ, तो नंबर्स के साथ में हमने पढ़ा है जैसे कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, है ना, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सारे लॉज पढ़े हैं। अब वही सारे लॉज हम यहाँ पर इन सेट्स के साथ में पढ़ेंगे। जैसे कि अगर मैंने लिखा है A यूनियन B, तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूँ B यूनियन A, इसका मतलब भी यही है, इसका मतलब भी यही है। A यूनियन B मतलब A और B के सारे एलिमेंट्स, और B यूनियन A लिख रहे हैं तो इसका मतलब भी यही है, B और A के सारे एलिमेंट्स। तो भाई दोनों तरह से लिखा जा सकता है। तो इन शॉर्ट ये कौन सा लॉ है, ये कॉम्यूटेटिव लॉ है। तो एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है कि ऐसे पूछ लेते हैं कि आपको ये लॉ लिख के दे दिया, पूछा है कि बताइए ये कौन सा लॉ है, तो आपको लॉ पता होना चाहिए, कॉम्यूटेटिव लॉ है। या कई बार फिलअप में पूछ दिया कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ है तो ये है अगर, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आप बता सकते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। इसी तरह अगर हम बात करें A यूनियन B यूनियन C की, 3 सेट्स हैं हमारे पास। अब मैं पहले इन दोनों का यूनियन ले रही हूँ, जो भी मुझे एक फिर फाइनली एक रिजल्टेंट सेट मिलेगा उसको C के साथ में हमने यूनियन लगा दिया। तो जो भी फिर मिलेगा एक नया सेट वो इसके बराबर भी तो होगा, ऐसे भी तो होगा, मतलब ऐसे B यूनियन C कर दें अगर हम, और फिर उसको A के साथ यूनियन कर दें, तो जो सेट मिलेगा सेम वही सेट होगा जो पहले मिला था। तो यानी एसोसिएटिव है ये, एसोसिएटिव लॉ। ये लॉ का नाम भी पता होना चाहिए और ये लॉ है क्या ये भी पता होना चाहिए। सिंपल है, वही जो हम नंबर्स के साथ में करते थे वही सेम लॉ है, बस यहाँ पे यूनियन यूज़ हो रहा है और मैथमेटिकल ऑपरेशंस की जगह पर, है ना। इसी तरह अगर मैं A का यूनियन कर दूँ फाई के साथ, नल सेट के साथ, सेट A और नल सेट दोनों का यूनियन कर दूँ तो क्या मिलेगा। आप खुद भी अपने आप से पूछ सकते हैं कि दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, दोनों में फाई में तो कुछ है ही नहीं, तो दोनों का यूनियन तो A ही होगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ये आपको यहाँ पे ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो फाई है,
फाई को बोलते हैं आइडेंटिटी ऑफ यूनिवर्सल। फाई इज, कई बार यह मतलब फिलअप में पूछ लेते हैं कि फाई क्या है, यहाँ पर फाई क्या है, ऐसे लिख के दे दिया कि ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, वेयर फाई इज द डैश। अब वो डैश को फिल करना है आपको। फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। इसी तरह से फोर्थ प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो क्या, अगर मैं लिख दूं ए यूनियन ए का ए के साथ में यूनियन क्या होगा, आप खुद भी बता सकते हैं कि क्या होगा। ए और ए दोनों के सारे एलिमेंट्स हों तो भाई जो एलिमेंट्स ए में है वही तो यहाँ पर भी होंगे, तो दोबारा से रिपीट तो होने से रहा, तो ए ही रहेगा। इस लॉ को कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। इसके बाद लास्ट लॉ इस यूनियन ऑपरेशन के लिए, कि अगर मैं यूनिवर्सल सेट और सेट ए के बीच में यूनियन लगा दूं तो क्या होगा। यूनिवर्सल सेट है और सेट ए है, तो दोनों में यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो बड़ा है, सबको अपने अंदर समेट रहा है, तो सबका टोटल जो हमें लेना है वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट ही होगा। तो इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये नाम भी पता होने चाहिए और ये लॉज भी पता होने चाहिए। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, सेट्स का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, दोनों सेट्स के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, है ना। इसका जो नोटेशन है या इसको जो डिनोट करते हैं हम जिससे, वो है ये उल्टा यू को पलट दिया, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, इसको कैसे हम दोनों सेट्स के बीच में अगर ये इंटरसेक्शन लगाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन। आप याद करिए, हमने इससे पहले भी पढ़ा है इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब को रिलेट करना सीखिए कि किस तरह से हम चीज़ों को याद रखें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने पढ़ा था इससे पहले कभी, जहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होती थी और वहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता था। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो कैसे बना, इंटरसेक्शन का पॉइंट कैसे बना, क्यों, क्योंकि वो पॉइंट जो था वो दोनों लाइंस में कॉमन था, वहाँ पे भी ये कॉमन वर्ड था, तो यहाँ वो वहीं से ये कॉमन वर्ड आया है कि सेट्स का इंटरसेक्शन मतलब सेट्स के बीच में जो चीज़ कॉमन है, जो चीज़ कॉमन है, तो वो एलिमेंट्स होंगे इंटरसेक्शन लेने पे। लिख लेते हैं इसको, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए, द इंटरसेक्शन of sets A and B in the set of all elements, in the set of all elements which are common to both A and B। वही बात लिखी है हमने। ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स A and B इन द सेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ A and B। A और B के बीच में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो A इंटरसेक्शन B में आ जाएंगे। सिंबॉलिकली हम इसको कैसे लिखेंगे, सिंबॉलिकली वी राइट, कैसे लिखते हैं भाई हम, A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन का जो सिंबल है वो यही है, यही इसका नोटेशन है ना। और रीड कैसे करेंगे इसको, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर ताकि आप भूल ना जाए, A इंटरसेक्शन B। ठीक, इसको इस तरह से पढ़ेंगे और इस तरह से लिखेंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखनी है और इसको हम किस तरह से वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये भी देखना है, और एक एग्जाम्पल भी देख लेंगे कि किस तरह से हम ए इंटरसेक्शन बी के लिए
कोई सेट बता सकते हैं। पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देख लेंगे। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, सिंपल वही यूनियन जैसी। ए इंटरसेक्शन बी अगर मैंने लिखा है तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, बी इंटरसेक्शन ए और बी में जो कॉमन होगा वही तो बी और ए में भी कॉमन होगा। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल तो है नहीं। तो नाम तो वही रहेगा इसका, कॉम्यूटेटिव लॉ। अब ये कॉम्यूटेटिव लॉ इन इंटरसेक्शन है ना, या ऑफ इंटरसेक्शन। सेकेंड लॉ पढ़ते हैं, जैसे हमने एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था यूनियन के लिए, इसी तरह हम इंटरसेक्शन के लिए भी पढ़ सकते हैं। बात तो एक ही रहेगी, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। जैसे अगर हमने इन दोनों में कॉमन ले लिया, फिर जो एलिमेंट मिला उसमें और सी में कॉमन एलिमेंट देख लिया, और इसी तरह यहाँ पर बी और सी में पहले कॉमन एलिमेंट देखा और उसमें उस सेट में और ए सेट में कॉमन एलिमेंट देखा, तो जो दोनों एलिमेंट्स मिलेंगे वो इक्वल होंगे डेफिनेटली। इसको हम एग्जाम्पल से भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये बात सही है या नहीं है, और डेफिनेटली ये बात सही है। तो इसका नाम क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ओके। उसके बाद अगर मैं कह दूं कि फाई नल सेट जो है मेरा, फाई जो है, फाई और ए का इंटरसेक्शन हम ले लें, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, ए में चाहे जितने भी एलिमेंट्स हो, फाई में तो एक भी एलिमेंट नहीं है, दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, फाई ही हो सकता है, उसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो इस लॉ को कहेंगे लॉ ऑफ नल सेट या लॉ ऑफ फाई। इसी तरह अगर मैं यूनिवर्सल सेट और ए सेट के बीच में इंटरसेक्शन ले लूं, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, दोनों में छोटा क्या है, ए ही है। इसमें तो ऑलरेडी ए आ ही रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए सेट, सेट ए। इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। क्लियर। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो ए और ए के बीच में कॉमन क्या होगा, ए ही होगा। इस लॉ का नाम है आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके, यूनियन में भी अभी हमने पढ़ा था, वहां पर भी यही चीज आई थी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि आपने किसी भी ऑपरेशन के साथ, मल्टीप्लिकेशन एडिशन के साथ भी पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम इंटरसेक्शन और यूनियन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखेंगे। अगर इस तरह लिखा है मैंने, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी, तो सीधी सी बात है ए इंटरसेक्शन बी होगा और ए इंटरसेक्शन सी भी होगा। ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ए इंटरसेक्शन सी हो गया, और इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, यूनियन आ रहा है, तो ये हो गया यूनियन। सिंपल, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये वाला यूनियन दोनों के बीच में, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी जैसे हम, मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ यहाँ पर, कि जैसे हम नॉर्मली करते थे कभी कि 4 लिखा है और a प्लस बी लिखा है ना, तो यहाँ पर हम कैसे लगाते थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि 4 मल्टीप्लाइड बाई a, इसी तरह से 4 मल्टीप्लाइड बाई b, और बीच का जो प्लस साइन होता था वो यहाँ लग जाता था। वही काम हमने यहाँ पे किया है ना। तो आई जस्ट होप के क्लियर होगा ये। ओके, तो अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल है, अगर मैंने लिखा है कि सेट ए है मेरे पास और सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और 12, ठीक है, सपोज ये एलिमेंट्स हैं, और एक है सेट बी जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 6 और 12।
ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। अब मुझे कहा जाए कि फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ये पता लगाइए कि ये क्या होगा ये सेट। तो सिंपल सी बात है भाई, दोनों में कॉमन देख लेंगे हम कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है, दोनों में एक तो 3 दिख रहा है मुझे, 3 दिख रहा है, और एक क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी में 2 ही एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया। अब इसको वेन डायग्राम से भी एक बार देख लेते हैं। बाय वेन डायग्राम, अब जैसे कि एक रेक्टेंगल बनाया है मैंने, यूनिवर्सल सेट के लिए है ये हमेशा रेक्टेंगल किसका रिप्रेजेंटेशन होगा, यूनिवर्सल सेट का। और एक सेट ए है मेरे पास, इसी तरह एक सेट बी है। अगर वो अलग बना होता तो दोनों जो सेट्स हैं वो अलग अलग होते, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। लेकिन अगर ऐसे ओवरलैप मतलब इंटरसेक्ट करके निकल रहा है उसको, यानी दोनों में कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन है। अब देखिए ज़रा ध्यान से, ये जो है बीच का पार्ट, ये वाला हिस्सा जो ग्रीन कलर मैंने किया है, ये वाला हिस्सा दोनों में है, ए में भी है और बी में भी है। तो ये जो बीच का हिस्सा है ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन है, ना तो ये बीच का हिस्सा कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ये इसका वेन डायग्राम हो गया। बहुत इजी है, सिंपल है। आप चाहें तो अलग अलग सेट्स के लिए, अलग अलग पेयर ऑफ सेट्स के लिए वेन डायग्राम बना के ट्राई भी कर सकते हैं। अभी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी यहाँ पे कोई हॉट्स क्वेश्चन देने का कोई मतलब नहीं है। जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम कुछ हॉट्स क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय।